Hello, all, and welcome to CladPoint. So, today we are here to answer one of the most important questions that students come up with is how to prepare for NLSAT, the law portion of it. Now, we have our batch, Brahmastra batch, classes live recorded. We have several mock tests for you. Your papers for, answer are checked there itself in the class. You have weekly assessments, you have a lot many material which is provided to you, and everything which can help you in your seamless preparation is provided therein. So now we come to the portion as in how to prepare for part B of an LSAT. अभी ये मुश्किल क्यों होता है? Actually इतना मुश्किल नहीं होता है. It's more about it's an it's kind of a paper which we are not used to giving. ज़्यादातर जो हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें हम लोग एमसीक्यूज देते हैं जहाँ पे बहुत सीधा होता है कि ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट और सी इज करेक्ट या डी इज करेक्ट. देयर इज वन करेक्ट आंसर इन दिस. अभी यहाँ पे the good thing is that you have a lot of scope because there is no wrong answer here. If the question is it's A versus B, who is correct, A or B, and you write A and I write B, both of us will get marks. ऐसा नहीं है कि आपका आंसर सही होगा या हमारा सही होगा, दोनों का सही हो सकता है. बट हैविंग सेड दैट, इसके लिए बहुत सारी और स्किल्स चेक होती हैं. हम लोग की आंसर राइटिंग, हम लोग का थॉट्स फॉर्मेशन, हम लोग का टाइम मैनेजमेंट, हम लोग की इंग्लिश, ऑल ऑफ दैट इज चेक्ड thoroughly in the part B of this paper, which is what makes it a new territory for a lot of people. So ये मुश्किल नहीं है मगर ये अलग है, and therefore it needs a preparation which is very different from your part A or from any kind of MCQ paper. Now, first of all, what you need is a logical mind. You need to have a logically thinking brain कि अगर A और B में कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें A ठीक होना चाहिए या B ठीक होना चाहिए. You need to be a person जिसके पास अपने ओपिनियंस हो या जो अपने ओपिनियंस फॉर्म कर पाए कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो ये ठीक है, ये नहीं ठीक है. So that kind of a logical mind is required. You do not have to be great with the legal knowledge. You don't have to know the legal, aspect of everything. But आपको एक normal, rational being जिसका एक logical mind है, जिसको सही गलत अपनी तरह से समझ में आता है, that is what you require for this paper. सेकेंड इज आपके थॉट्स में एक फ्लेयर होना चाहिए कि हाँ ए ठीक है इस पॉइंट की वजह से, बी गलत है क्योंकि उसने ये किया. दिस इज वॉट योर हाउ योर थॉट्स शुड बी. बहुत ही क्लियर, बहुत ही आपको समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है. आंसर लिखते टाइम आप में एक प्रॉपर थॉट्स होनी चाहिए कि हाँ भाई ये इसलिए सही है, ये इसलिए गलत है. सो एक बहुत ही प्रॉपर थॉट फॉर्मुलेटिंग माइंड होना चाहिए उसके लिए. एंड आपकी थॉट्स बहुत फेयर होना चाहिए. ये नहीं कि ए 4 पॉइंट्स ए के लिखे हैं और 2 पॉइंट्स बी की तरफ से लिखा है. नॉट लाइक दैट. देन ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर, आपकी जो राइटिंग है, आपकी राइटिंग स्किल्स आर थॉरली चेक्ड. ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपका बहुत लॉजिकल माइंड है, आपकी बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस है, बहुत फ्लेयर है उसमें, बट वॉट यू राइट इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ फ्लेयर. ऐसा नहीं हो रहा है कि आंसर रीड किया, सीमलेस एक आंसर रीड हुआ, with correct thoughts, with logical reasoning in it and all of that. तो therefore आपको इसमें वो जो आपकी thoughts हैं उनको पेपर में उतारना आना चाहिए, because that is the way you communicate in this paper with the person who's checking it. अब आते हैं current issues. Now current issues ऐसा नहीं है कि सीधे आ जाएगा कि ये केस कोर्ट में हुआ, कोर्ट ने क्या इसमें जजमेंट दिया. दैट इज नॉट व्हाट यू विल बी आस्क्ड. यू नॉट रिक्वायर्ड टू नो जजमेंट्स, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो सेक्शंस, विच इज लाइक माई नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे है कि लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है थी. करंट इशूज, यस, यू हैव टू बी रीडिंग योर पेपर्स. यू हैव टू नो कि इस वक्त इंडिया में क्या करंट लीगल इशूज चल रहा है, विच यू विल ईजली गेट टू नो इफ यू रीड योर पेपर्स. Most of the headlines, most of the times now, are actually related to what the Supreme Court said in XYZ matter. So you have to be reading it. आपको editorial पढ़ना चाहिए उसका to know the different sides of it. Editorials क्यों important होते हैं? Especially इस exam के लिए बहुत important है. Because एक ही चीज़ का 2 sides से आपको arguments मिल जाते हैं. एंड यू कैन सी कि अच्छा ठीक है, ए इंसान है जिसने इसी के अगेंस्ट लिखा है, बी इंसान है जिसके for के लिए लिखा है, फॉर द सेम इशू. Therefore,
You get to know how to actually put across your opinions, how to think about a particular issue in detail. कैसे अच्छे से सोचा जा सकता है, कैसे अच्छे उसके लिए लॉजिकल आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए टू कम टू अ कंक्लूजन कि ये सही है कि ये नहीं है, या ये सही है या वो सही है, सो देयरफॉर अगर आपको पता है किसी भी करंट इशू का बैकग्राउंड एंड उसी के जैसा एक डमी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, you are bound to actually write a better answer than a person who has no clue at all of that current issue. आपको वो एज मिलेगा एंड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल वी नीड इज दैट एज. वो एज ढूंढ रहे होते हैं हम लोग. आपकी फ्लेयर इन राइटिंग है तो आपको वो एज मिलेगा. अगर आपको करंट इशूज पता है, अगर कोई बहुत बड़ा डाउरी का केस चल रहा है इंडिया में, या अगर कोई डाउरी पे लॉ आया है इंडिया में फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या है, उस पर क्या इशूज हैं, वो अच्छा हुआ है कि वो नहीं हुआ है, ऑल ऑफ दैट. अगर कोई जजमेंट, अगर कोई केस चल रहा है फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन पे, उसी के तरह का आपका डमी क्वेश्चन आ गया कि ए और बी ने एग्जाम दिया था, ए का उस एग्जाम में हो गया, बी का उस एग्जाम में नहीं हुआ, उसके 96 मार्क्स आए थे, कट ऑफ 96.5 थी. सी है एक इंसान जो रिजर्व कोटा की वजह से 80% पे भी उसको एडमिशन मिल गया. सो नाउ व्हाट डू यू थिंक इज करेक्ट? ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट, सो सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो अगर आपको पता है कि रिजर्वेशन का मैटर चल रहा है, अगर आपने उस पर 4 एडिटोरियल्स इस तरह से पढ़े हैं जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स से, you will be able to formulate your own thoughts. You will know that what you actually believe in a matter of reservation, or in a matter of actually in so many political and legal issues. तो अगर आपके पास वो एक बैकग्राउंड है, you will take less time in understanding the question, you will take lesser time in writing the answer and formulating your reasonings. However, having said that, आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है which is very similar to what is going on in the present scenarios, you don't have to confuse it with that which is given in your exam. ठीक है? फैक्ट्स का ध्यान रखना है बहुत ही. फैक्ट्स वही रहने हैं जो आपके क्वेश्चन में है. ये नहीं है कि जो असलियत में फैक्ट्स है उसको सोचते हुए आंसर लिख दिया. फैक्ट्स आपके लिए पेपर में सिर्फ वही होंगे जो उस क्वेश्चन पेपर में लिखे हैं. नथिंग एल्स एट ऑल. ठीक है? Next is the legal jargon versus legal knowledge. Basic legal knowledge is expected of you, but you're not expected to be a lawyer. You're not expected to know every nook and corner of Contract Act or torts law or the criminal laws. ये expectation है ही नहीं. Expectation क्या है? आपको ये पता होना चाहिए as a person who has been living in India, who is above 18 years of age, who has actually done their bachelor's, कि 18 years का इंसान या उससे 18 बिलो का इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, उस पर टॉर्ट्स का इल्ज़ाम लग सकता है या नहीं लग सकता है, वो क्रिमिनल मैटर्स में पनिश किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, वो जुवेनाइल कब होगा, वो जुवेनाइल कब नहीं होगा. ऑल ऑफ दीज यू शुड बी नोइंग एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. You should be knowing certain legalities of things around you. Legal jargon, on the other hand, is something you're not supposed to be writing in your exam at all. It will only make you lose marks. So आपको legal jargon सही use करना है, legal words सही use करने हैं. You don't have to be stating sections or quoting judgments. बिल्कुल भी नहीं. You do not have to do that. Because we are not searching for lawyers, we are searching for people who can make good lawyers, who have a logical mind, who have good thought process, who can communicate it well through whatever media given. So इसलिए legal jargon बिल्कुल नहीं होना है, basic legal knowledge होनी है, and you have to distinguish between the two. If you go on writing big legal words, you will actually lose marks. Then what you need to know is English. Because that is the way how you have to, the medium of this paper is English. तो अभी अगर आपको इंग्लिश में ही अपनी थॉट्स लिखनी है तो इंग्लिश आना तो ज़रूरी है. बिल्कुल हो सकता है आपका बहुत अच्छा लॉजिकल माइंड है, आपकी बहुत अच्छी थॉट्स हैं, लेकिन आप उस चीज़ को लिख नहीं पा रहे हैं इंग्लिश में. आप उसमें फुल स्टॉप्स, कॉमास, कोटेशंस गलत लिख रहे हैं, प्रॉपर नाउन्स को गलत यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल स्मॉल में सही नहीं बैठ रहा है, प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं. इफ़ यू आर डूइंग दैट, especially tenses, अगर आप tenses गलत कर रहे हैं, which is the most common mistake I see in the papers, कि गलत tenses यूज़ कर लेते हैं.
कैपिटल स्मॉल का ध्यान नहीं रखते हैं लिखते टाइम, लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं इंस्टेड ऑफ स्मॉल स्वीट सेंटेंसेस, यू नो, बहुत लंबे सेंटेंसेस आर नॉट गुड सेंटेंसेस बाय द वे. Whenever you are putting a conjunction in your sentence, 2 मिनट रुक के देखिए कि बिकॉज के बजाय अगर हम यहाँ फुल स्टॉप लगा के नया सेंटेंस शुरू कर दें, will it not communicate what I'm trying to communicate? If it is something that can be communicated without a because or an and or however or whatever, do that. Sentences छोटे रखिए, crisp रखिए, clean रखिए. सही ग्रामर होनी चाहिए बिकॉज ग्रामर का एग्जाम नहीं है ये. बट इफ यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग इन रॉन्ग ग्रामर विद द रॉन्ग इंग्लिश, यू आर बाउंड टू लूज मार्क्स कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. जो टीचर है, द पर्सन हु इज चेकिंग योर पेपर will give you lesser marks than a person who has communicated his thoughts in a seamless English. तो ये आपको अच्छी करनी होगी. अगर नहीं है, then how to make it better? First of all, read newspapers. It's very important. It's very cliche, but it's very important. कैसे होगा? अब आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह से पेपर पढ़ना होता है. एक होता है कि आप वो जो नॉलेज दे रहे हैं वो you're taking in. दूसरा होता है सी के वो आर्ग्यूमेंट कैसे फ्रेम किया है इंसान ने, जो स्पेशली द एडिटोरियल्स. सो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये क्यों इतने फेमस पेपर्स हैं? इसलिए है क्योंकि इनके एडिटोरियल्स बहुत उम्दा होते हैं. इनमें बहुत ही अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं. रीड देम और देखिए कि वो फ्रेम कैसे हुआ है, वो हाउ इट हैज़ बीन फ्रेम्ड, किस तरह से उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम किया. हो सकता है आप उस आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल भी सहमत ना हो, स्टिल रीड इट. यू नीड टू रीड इट टू नो हाउ टू फ्रेम अ वेल communicating argument. So that will help if you read those editorials in a manner to learn both the things, the current affairs of it and the English part of it. दूसरा novels पढ़ें of course. And the third, the most important is एक grammar की book उठाइए and please practice your grammar. I know शायद बहुत time हो गया होगा, लेकिन that is the requirement. You cannot be great in English if you are not practicing your grammar. आपको अपनी एक बुक उठाइए, उसमें टेंसेस प्रैक्टिस करिए, prepositions प्रैक्टिस करिए. ये 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं. आर्टिकल्स ए एंड द, believe it or not, you people do make mistakes a lot in that topic. तो वो ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली हैं. बाकी you can, but don't waste your time practicing active, passive or something. Just कीप इन माइंड कि पैसिव वॉइस में आंसर्स नहीं अच्छे होते हैं, सेंटेंसेस नहीं अच्छे होते हैं. आपको सेंटेंसेस हमेशा एक्टिव वॉइस में प्लेस करने चाहिए. सो दैट ऑल ऑफ दिस यू शुड बी नोइंग. बट एक्टिव पैसिव को प्रैक्टिस करने का मतलब नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, यू कैन इफ यू आर डन विद prepositions, टेंसेस, एंड आर्टिकल्स, वो हो गया है तो कर लें. Now comes time management. Now, suppose you have a very logical mind, you have flair in your thoughts, you have flair in your writing, you know all the current affairs, you do not use legal jargon and have a right amount of legal knowledge, and you have a great English, but you do not have the time. आपने 2 आंसर्स लिखे 6 में से which are perfectly written. आपको full marks मिल गए. But what? Will that make you pass your exam? No. You have to do all of this in a limited time. ठीक है, टाइम भी लिमिटेड है, जगह भी लिमिटेड है, नंबर ऑफ वर्ड्स भी लिमिटेड है. कीप दैट इन माइंड व्हाइल प्रैक्टिसिंग. पहले बाकी चीज़ों पे वर्क करिए और फिर टाइम मैनेजमेंट में आइए. टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में बुरे आंसर्स लिखते मत चले जाइएगा. यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू राइट इट सीमलेसली इन अ वेरी कंस्ट्रेंट टाइम. सो प्रैक्टिस दैट. नहीं तो अगर घर पे आप 1 घंटे में, आधे घंटे में एक आंसर लिख रहे हैं, वहाँ जाके आधे घंटे में एक आंसर लिखा तो सारे आंसर्स ही नहीं हो पाएंगे. So all of your preparation will go waste. Okay, so don't do that. Keep in mind that it's a paper which has time limitations, which has time constraints, and you have to write your answers in that time. इसीलिए practice बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका thoughts जल्दी formulate हों, जिससे आप जल्दी से लिखें और फिर भी अच्छा लिख लें, So this is a very important point. Now comes answer writing. Ma'am, answer कैसे लिखते हैं? Is the most common question I'm asked in this पेपर कि मैम लेकिन आंसर लिखते कैसे, लिखना कैसे? इंट्रोडक्शन लिखिए, बहुत अच्छे नहीं लिखते हैं. द एज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये वो एज होता है जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने से पेपर में मिलता है. बिकॉज रीजन तो हर बच्चा लिखेगा, ऑफ कोर्स दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेपर.
तो रीजन तो हर बच्चा लिखेगा, बट कौन बच्चा उस रीजन को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से एक प्रॉपर आंसर का शेप दे रहा है। सो इंट्रोडक्शन और लाइन और टू, ये नहीं कि सारे फैक्ट्स लिख दिए, एक लाइन मैक्सिमम दो लाइन से ज़्यादा के नहीं होना है, क्योंकि आपके पास टाइम, वर्ड्स दोनों ही नहीं होंगे एंड स्पेस कुछ भी नहीं होगा। सो एक लाइन में लिख देना है बस, 1 से 2 लाइन। देन राइट योर रीजंस, ईच रीजन इन अ सेपरेट पैराग्राफ, डू नॉट क्लब इट अप इन वन पैराग्राफ। नहीं, नीटली छोटे छोटे सेंटेंसेस में, प्रॉपर पैराग्राफ्स में, वेल एक्सप्लेन रीजंस विदाउट रिपीटिंग इट। जो इंसान आंसर चेक कर रहा है उसे फौरन समझ में आ जाएगा कि आपने एक रीजन को बार बार घुमा फिरा के लिखा है। बहुत सीजनड लोग होते हैं जो ये पेपर्स चेक करते हैं। डू नॉट ट्राई टू फूल देम, यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स। एक रीजन, 2 रीजन, 4 रीजन जो भी हैं उतने ही लिखिए। रीजन बढ़ाने के चक्कर में ये नहीं है कि 10 रीजन लिख रहे हैं। 3 रीजन आवर अ वेरी फाइन नंबर। यू डोंट हैव टू राइट 10 रीजन। ऐसा नहीं है कि जितने ज़्यादा रीजन होंगे उतना ज़्यादा चांस होगा। In fact, it might be the other way around after some point of time. So 3-4 reasons हैं अगर, ठीक है, उसी को properly explain. Don't be in a hurry to get on to the next reason or next answer. Explain it in a manner कि सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो. And then the conclusion, I will give my judgment in favor of A because of these reasons as stated above. That's all. So your thoughts should be clear. कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका कंक्लूजन तो ये है कि ए की तरफ का आपका जजमेंट है और योर ओपिनियन इज दैट ए इज करेक्ट, और पूरे में इंसान पढ़ते में सोच रहा है कि ये ए के साइड जाएगा या बी के साइड जाएगा, ये ए की तरफ से लिखा हुआ आंसर है या बी की तरफ से लिखा हुआ आंसर है। इट्स नॉट अ थ्रिलर मूवी दैट यू आर राइटिंग, इट्स अ वेरी सिंपल आंसर दैट यू आर राइटिंग। पहले ही क्लियर कर दो कि भैया हम इस साइड पे हैं, आई थिंक द कंपनी इज राइट, कंपनी ए इज राइट और कंपनी बी इज राइट और वट एवर। एंड पूरे आंसर में फिर कंपनी ए के प्रो में एंड कंपनी बी के अगेंस्ट में ही रीजंस होने चाहिए। कहीं पे भी डू नॉट कॉन्ट्रोडिक्ट योर सेल्फ, इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक, एंड आपका पूरे आंसर का प्रेमाइज गिर जाएगा। ठीक है, एंड प्लीज डोंट यूज फैंसी वर्ड्स। इंग्लिश चेक नहीं हो रही है, ना आपकी ना हमारी, आई मीन ना उस इंसान की जो भी चेक कर रहे हैं इस पेपर को। सो डोंट यूज फैंसी वर्ड्स, use normal proper English, very plain English is what is required. Please उसको अच्छे से लिखिए, सही लिखिए, that is important. Now this is an answer sheet of one of our students, Riti, who got selected in an LSAT this year rather. So see that this is how I make my students write the paper. If you find it correct, if you find it something which goes along with your answer writing and your way of it, then you can adhere to this. अगर आपका कुछ और है लिखने का तरीका which you think is better, you can go for it, provided it completes or checks all the points that we have covered so far. So एक introduction होगा बेसिक सा, ठीक है, एक सेंटेंस का यहाँ पे लिखा कि इसका साथ हम दे रहे हैं, हमारे लिए हमारे हिसाब से ये इंसान सही है या ये कंपनी सही है। फर्स्टली ये पूरा लिख दिया, एक रीजन हुआ ये। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके सेकेंडली, एंड देन उसको पूरा किया, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया बिल्कुल आराम से, एंड देन थर्डली, आराम से इन द सेंस ऑफ वर्ड्स एंड नॉट टाइम, एंड देन थर्ड रीजन। ज़्यादातर आपको 3 से 4 ही रीजन्स मिलेंगे एंड दैट इज मोर देन इनफ, पर एक्सप्लेन प्रॉपरली करना है। देन कंक्लूजन कि भाई इसलिए हम इस कंपनी का साथ देंगे और हमारा ये कंक्लूजन है, दैट इज ऑल। एक सेंटेंस का कंक्लूजन, एक सेंटेंस का इंट्रोडक्शन, प्रॉपर पैराग्राफ्स में लिखे हुए रीजंस। सो दैट इज ऑल, एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट इज कि प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इफ यू नॉट प्रैक्टिसिंग इट यू विल लूज इट। इफ यू हैव ग्रेट रीजनिंग माइंड बट आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस करना विल ओनली मेक योर weaknesses better, and अगर आप नहीं करोगे तो even आपके strong points जो है वो खराब हो जाएंगे। For this we have got mock papers for you. Please practice them. Please practice as many mock tests as you can to come to a place जहाँ पे आप जब वहाँ जाके एग्जाम देने के लिए बैठें आपको कुछ नया ही ना लगे, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर लिखना है, तो वो जो एंग्जाइटी है, वो जो न्यूनेस है, वो जो एक कंफर्ट लेवल है क्वेश्चन से, वो बन जाए। ठीक है,
So these are the mock tests. Practice as much as you can. That is the key for every exam that you prepare. Again, this is one of the cliches, but that is what works. You know, cliches are cliches for a reason. They have been working for so long, and that is why everybody suggests them. So please practice करिए. We have this mock test. इसका फायदा उठाएं, इसको use करें, and all the best for your exam. And have a very good preparation. See you next time. Bye bye.